Hello students, good morning to all of you. Let us start again unit number 4, that is chemical kinetic, and today's topic is very important students, and that is integrated rate equation for zeroth order and first order with their half life period and important numericals. तो चलिए इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं आज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों, एग्ज़ाम में 101% पूछा जाता है ये टॉपिक। आप पिछले प्रीवियस पेपर को उठा के देखें तो मैंने डिटेल में आपको करवाया है टॉपिक। इसमें देखिए क्या पढ़ना है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरोथ ऑर्डर, पहले मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ इसकी क्या डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। देख लीजिए, व्हाट इज जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब हमारे पास जो भी रिएक्टेंट हमने लिए हैं, जैसे H2 है, Cl2 है, इसकी रेट अगर मैं बात करूँगा तो इसकी रेट जो है इनमें से किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी, इसकी पावर 0 यानी किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी। ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल हमने कर लिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इसको अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, 2HCl। क्लियर है। अब सपोज करो मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है AA प्लस BB आफ्टर द रिएक्शन CC प्लस DD। यहाँ पर इसका रेट लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा, -D ऑफ R डिवाइडेड बाई DT, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू K इंटू A की पावर अल्फ़ा B की पावर बीटा। क्लियर है। ये फॉर्म है जो बच्चों, ये क्या होती है, दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको डिफरेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पे। मैथ में आप पढ़ते हो ना, dx बाई डी टी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, dy बाई डी टी वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और dz बाई डी टी एक्स यानी z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो बताओ डेरिवेशन ऑफ जीरोथ ऑर्डर, ये एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। अब तक का टॉपिक कोई खास नहीं था, यहाँ से स्टार्ट करो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट नाउ। डेरिवेशन ऑफ जीरोथ ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कंसिडर करो बच्चों, ध्यान से समझना इस टॉपिक को, 101% आपको समझ में आएगा। बड़ा सिंपल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कैसे डिस्कस करोगे, डिस्कशन का टॉपिक रहेगा हमारा आज का डेरिवेशन ऑफ जीरोथ ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। कंसिडर कर लो भाई, एक इक्वेशन मान ली मैंने, ए से मेरे प्रोडक्ट बने हुए हैं। मेरे पास क्या है, ए रिएक्टेंट है, और ए रिएक्टेंट से क्या है, प्रोडक्ट मेरे पास बने हुए हैं। सपोज करो मैंने सिंपल इक्वेशन मानी भाई बच्चों, तो रेट क्या हो जाएगा, -D ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब रिएक्टेंट मेरे पास ए है तो माइनस का साइन आगे लगेगा। मैंने सिखाई थी ना आपको रेट निकालनी प्रीवियस टॉपिक्स में। तो बताओ अगर जीरोथ ऑर्डर की रिएक्शन है बच्चों तो के कांस्टेंट होता है ना, K इंटू A की पावर 0, क्योंकि जीरोथ ऑर्डर की रिएक्शन है इसलिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इसलिए मैंने A की कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पे 0 रख ली है। तो बताओ किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या होती है, किसी भी स्पीसीज़ की पावर 0 1 होती है बच्चों। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा मेरा, K इंटू 1 क्या लिखोगे आप, इसको K लिखोगे। क्लियर हो गया, फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई। इसी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ, इफ़ आई रीअरेंज दिस इक्वेशन आई विल गेट, क्या मिलेगा मेरे को, D ऑफ A। मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों उसको, D ऑफ A, माइनस का साइन मैंने इधर लिया आया, -K dt लिख सकता हूँ ना, D ऑफ A इज इक्वल टू -K dt। क्लियर है, क्योंकि किसके इक्वल थी, माइनस, यहाँ पे देखो -D ऑफ A बाई डी टी इज इक्वल टू K। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने K dt लिख दिया और ये इधर ले आया मैं, माइनस का साइन मैंने चेंज कर दिया। तो बताओ क्या हो गया, ये इक्वेशन सेकंड आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन करता हूँ। इंटीग्रेशन का थोड़ा सा समझ लो आप, इंटीग्रेशन क्या होता है एक्चुअली। इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है भाई, S से डिराइव हुआ है, ये S नाम का कोई साइंटिस्ट था जिसके नाम पर इंटीग्रेशन है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है बच्चों। अगर मैं dx का इंटीग्रेशन करूं तो x d से ये इंटीग्रेशन का साइन कट जाता है डिफरेंशिएशन से, और x आ जाता है मेरा आंसर। अगर मैं dy का इंटीग्रेशन करूं बच्चों तो क्या आ जाएगा, आप बता सकते हो ना। dy का इंटीग्रेशन करोगे तो y आ जाएगा, dz का इंटीग्रेशन करोगे तो z आ जाएगा। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया जाता है। क्लियर है, ये बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा, सॉरी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर इस इक्वेशन का, तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी में बाहर रख लूँगा क्योंकि कटना है ये, तो इससे कट जाएगा। और के भी बाहर रखूँगा क्योंकि के इज़ ए कांस्टेंट, डी टी अंदर रखूँगा मैं, इसके हो जाएगा। इंटीग्रेटेबल जो हमारा स्पीसीज होता है वो अंदर रखा जाता है और कांस्टेंट बाहर रखा जाता है। तो यहाँ पे डी टी का क्या हो गया भाई, कट गया, ये टी आ गया, के टी आ गया, है ना।
देखो ध्यान से, डी ऑफ ए का क्या आ गया, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन कट गया, यहाँ पे भी क्या है, इंटीग्रेशन से डी कट गया, तो मेरे पास आ गया ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को, डीपली बताया मैंने आपको। ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। हेयर आई इज वट, आई हमारे पास एक नई टर्म आई है यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी बिना आप मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब कई बार अगर बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स में 12th में, वहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कई आ जाते हैं, जैसे I1 I2 I3, लेकिन यहाँ पर हमारा सिंपल सा मेथड है जहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया है आई इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्या करें बच्चों, देखो अगर टाइम हमारा जीरो ले लिया हमने, टी इज इक्वल टू जीरो, अगर मेरा टी जीरो आ गया, टी मैंने क्या ले लिया, जीरो ले लिया, तो जीरो कंसंट्रेशन, जीरो क्यों लिया, क्योंकि ऑर्डर ही जीरो है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जो कंसंट्रेशन है वो भी ए जीरो हो जाएगी, है ना। अगर टी जीरो में लेता हूँ तो कंसंट्रेशन ए जीरो हो जाएगी मेरी। ये सारी वैल्यू मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करता हूँ, देखो इस इक्वेशन में पुट करता हूँ अगर मैं, तो बताओ क्या जाएगा बच्चों, ए की जगह पे तो क्या लिखूँगा मैं, ए नोट, है ना, और के टी की जगह पे जीरो लिखूँगा तो माइनस के इंटू जीरो, है ना। अब जीरो तो क्या है, सभी को जीरो बना देगा ना, तो यहाँ पे जीरो हो गया ये, और आई आ गया, आई की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास कितनी, वी विल गेट आई इज इक्वल टू ए जीरो, है ना, ए जीरो, ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस थर्ड इक्वेशन में ना इस आई की जगह पे यहाँ पे इस वैल्यू को पुट आउट कर दूंगा भाई, यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो इस वैल्यू को क्या आ जाएगा मेरा, ए कंसनट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी, ये और माइनस के टी हमारा आ गया, और आई की जगह पे ए नोट आ जाएगा, है ना, ए नोट बोलो इसको, ए जीरो बोलो, आपकी मर्जी है। बताओ क्या आ गया बच्चों, के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए, क्लियर हो गया, इधर ले गए इसको हम, तो के इज इक्वल टू 1/t और ए नोट माइनस ए, है ना। ये है बच्चों मेन जो फंडा है सारा इस टॉपिक का, ये हमने इसको डिराइव कर दिया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ जीरोथ ऑर्डर एंड दिस टॉपिक इज कंप्लीट नाउ। ये मेरा डेरिवेशन था, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो रिपीट कर लें, वीडियो को दोबारा देख लें। अब देखो इतना ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और होता है इसके अंदर, यहाँ पे इसको हाफ लाइफ बोलते हैं बच्चों, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरोथ ऑर्डर। आप नाम से ही पता लग गया होगा व्हाट इज़ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है बच्चों, अर्ध जीवन काल। हाफ लाइफ क्या होता है भाई, अर्ध जीवन काल, ठीक है, अर्ध जीवन काल बोलते हैं बच्चों इसको हम। और ये रिएक्शन का कौन सा टाइम होता है बच्चों, हाफ लाइफ पीरियड टी ऑफ इज़ द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ रिएक्टेड। अगर मेरे पास मान लो 100% कोई रिएक्टेंट है, अगर वो 50% रिएक्शन कर जाता है तो उसको हाफ लाइफ बोलेंगे। 50% रिएक्शन करने में कितना टाइम लेगा, अगर 100% में टी लेता है तो 50% में कितना लेगा बच्चों, टी ऑफ, है ना। तो उसी को तो क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड, ऐसा जीवन काल जिसमें आधा रिएक्टेंट रिएक्शन कर पाता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम। या फिर आप ऐसे बोल लो, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आधी रिएक्शन ही हमारी क्या है, पूरी हो पाती, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है। और आप इसको सिद्ध कैसे करोगे, देखो वो ऊपर हमारी जो मेन इक्वेशन आई थी बच्चों, ये वाली, ये इक्वेशन, इसी से मैं हाफ लाइफ निकालना आपको सिखाता हूँ। अभी देखो हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, टी को तो क्या मान लेंगे, टी ऑफ, क्योंकि हाफ लाइफ है, टी को टी ऑफ मान लो, ए कंसंट्रेशन को ए नोट बाई टू मान लो, ए कंसंट्रेशन को क्या मानोगे, ए नोट बाई टू। इस सारी वैल्यूज़ हम फोर्थ इक्वेशन जो अभी बताई थी मैंने उसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, के इज इक्वल टू 1/t, ए नोट माइनस ए, है ना। टी की जगह तो मैं क्या पुट कर लूँ बच्चों, टी ऑफ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टी ऑफ इज इक्वल टू 1/k हो जाएगा ना, यहाँ पे 1/k, ए नोट माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा, अगर मेरा टी ऑफ टाइम आधा हो जाता तो कंसंट्रेशन भी आधी हो जाएगी, ए नोट बाई टू, तो मैं इसकी जगह ए नोट बाई टू पुट कर देता हूँ यहाँ पे ए की जगह पे, है ना। तो क्या जाएगा बच्चों, एलसीएम लोगे तो आप यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया इसका, 2 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 2 ए नोट हो जाएगा माइनस ए नोट, 2 ए नोट में से ए नोट गया बच्चों, कितना बच गया, ए नोट, है ना। तो टी ऑफ इज इक्वल टू 1/k इंटू ए नोट बाई टू। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, टी ऑफ इज इक्वल टू ए नोट बाई टू के। ये है बच्चों, ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, और इसके लिए हम इसको बोल रहे हाफ लाइफ पीरियड इसका है ये, और इसका फार्मूला ये हमारे पास आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर का वो डिस्कस हम करेंगे अभी। चलो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड टॉपिक आज का, इतना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ए कोड में मेरा जीरोथ ऑर्डर का आएगा ना, तो बी कोड जो है, सी कोड है, इन अदर कोड में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का मिलेगा। हमारे सिलेबस में 2 ही रिएक्शन होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर की और जीरोथ ऑर्डर की, ठीक है, आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में मैंने सिलेबस आपको बताया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, एक ऐसी रिएक्शन बच्चों फर्स्ट ऑर्डर की कहलाती है इफ़ द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द वन कंसंट्रेशन। यानी ये क्या कह रहा है कि बस एक ही पावर पे डिपेंड करे,
ठीक है। यानी ऐसी कंसंट्रेशन, ऐसी रिएक्शन मेरी जिसमें क्या है, हमारा जो रिएक्शन का रेट है बच्चों वो क्या है, केवल एक कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर की बोला जाता है ना। चलो मैं देखो बताता हूँ आपको एक एग्जांपल से। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, इसमें क्या है, इसकी रेट क्या है, किस पे डिपेंड करती है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 है ना। इसकी एक कंसंट्रेशन पावर पे ही डिपेंड करेगी, एक पावर पे, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है। तो स्टार्ट करो इसका एक्सप्रेशन। इसके एक्सप्रेशन के लिए मैं जनरल सी इक्वेशन मानता हूँ, कोई भी मान लो इक्वेशन तो नो प्रॉब्लम। ये मानने की बजाय आप ये मान लो, ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए बच्चों। तो इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन टाइम टी पे मैंने मान ली फर्स्ट मेरी एट, यानी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना था बच्चों, एट टाइम टी, यानी शुरू में इनिशियल वैल्यू है मेरी T0 पे, ठीक है। T0 पे मैंने क्या मान ली बच्चों, इसकी वैल्यू x मान ली भाई, चलो ठीक है, कुछ भी मान लो आप। टाइम t के T0 था, टाइम स्टार्टिंग में वैल्यू अगर x थी तो कुछ समय के बाद हो गई a-x, यानी घट गई उसमें से कुछ एट टाइम t। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, इस पर डिपेंड करेगी, स्लोएस्ट स्टेप पे, है ना। तो या ये मेरे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a-x। अब रेट ऑफ रिएक्शन मेरी होती क्या है बच्चों, x अगर मैंने माना था स्टार्टिंग में, तो dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a-x। dx/dt इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठाऊंगा तो कांस्टेंट क्या आएगा, k इंटू a-x। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड वेयर k इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। डेरिवेशन देखो बच्चों, अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, देखो ध्यान से, ये है, मैं इसको रीअरेंज कर सके लिख सकता हूँ ना पूरे वाली रिएक्शन को, dx/a-x। क्यों लिखा मैंने dx के नीचे a-x, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो आसानी से हो जाएगा, इंटीग्रेटेबल बनाने के लिए मैंने इसको रीअरेंज किया यहाँ पे। तो दैट इज इक्वल टू k dt, है ना। अब यहाँ पे इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, क्या मिलेगा आपको, मैंने बताया था ना 1/a-x इंटू dx। देखो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो इजीली समझते होगे, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना बच्चों, तो मैं बता दूँ आपको ln क्या होता है, नेचुरल लॉग, या आप सिंपल लॉग में भी इसको चेंज कर सकते हो। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ a-x, नीचे वाला है ना ln बन जाता है। जैसे मैं आपको और बताऊँ, ये 1/x है मेरा, ठीक है, 1/x, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ln x आ जाएगा भाई, समझ गए होगे ना अब तो, ln x। तो ये इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स की टर्म है हमारे पास। तो ये मेरा क्या आ गया, माइनस का ln, माइनस का क्यों आया बच्चों, ये भी बता देता हूँ। देखो 1/a-x था ना, इसका पूरे का तो क्या आ गया, ln ऑफ a-x, ठीक है। और इस x के आगे माइनस है ना, तो इस x का भी -1 हो जाएगा, इस x के आगे माइनस है बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन भी -1 होता है, तो इसलिए माइनस लग गई आगे। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। तो -ln ऑफ a-x इज इक्वल टू के डी टी का क्या हो गया बच्चों, भी बताया था मैंने, इंटीग्रेशन से डी कट जाता है तो के टी प्लस आई, वेयर आई इज सेम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये बिगिनिंग में क्या था हमारे पास, जब टाइम 0 था तो एक्स की वैल्यू भी 0 थी, है ना। ये हम पुट कर देंगे इस थर्ड इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा आपको, जब आप -ln a-x की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू के टी की वैल्यू 0 पुट कर दी, है ना। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, प्लस आई। तो बच्चों क्या आ गया यहाँ पे, ये तो 0 हो गया पूरी टर्म, तो मेरे पास आ गई आई इज इक्वल टू -ln a। मेरे पास आई की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब क्या करेंगे हम, इस आई की वैल्यू को अगेन किस में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में, पिछले की तरह बिल्कुल सेम। थर्ड इक्वेशन में जब आप इस आई की वैल्यू को पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, -ln ऑफ a-x इज इक्वल टू के टी प्लस आई की जगह क्या आ गया बच्चों, -ln a, क्या आ गया, -ln a। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे आप इसमें,